ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. નવમા ધોરણની અંદર હિન્દી વિષયમાં પ્રકરણ 12 અગાઉના વિડીયોમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી. આજે આપણે લેક્ચર 2ની અંદર પ્રકરણ 12માં લેક્ચર 2માં ચર્ચામાં આગળ વધીશું. કેમ છો બધા? મજામાં છો ને? અભ્યાસમાં જેમ ચર્ચા ચાલે તેમ પાઠ વાંચતા જજો, શબ્દો પર ધ્યાન રાખતા જજો અને શક્ય એટલા પ્રશ્નો બનાવતા જજો. प्रकरण रानी. हमने प्रथम लेक्चर में देखा था कि महादेवी वर्मा को प्राणियों से प्रेम है. वैसे प्राणी गूंगे होते हैं, बोल नहीं सकते, तो उनका कोई भी कार्य हम समझ सकते हैं, तो प्राणियों से प्रेम होता है. मैंने आपसे सवाल भी किया था कि आपको भी कोई प्राणियों से प्रेम होगा. पशु, प्राणी, पक्षियों से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना प्यार आपको माँ बाप करते हैं वैसे भी उनको भी हमारा प्यार, हमारा स्नेह उनको मिल जाए तो वे बहुत खुश होते हैं. जैसे कोई भी जानवर खुश होते हैं हमसे, तो क्या करते हैं ये भी आप जानते हैं. जैसे अपनी जिह्वा को बाहर निकालते हैं और हमें हमारा स्वागत करते हैं, वैसे पूंछ हिलाते हैं, कान का जो एक्शन है वो भी हमें दिखाते रहते हैं, ताकि हम समझ जाए कि ये हमसे डरता नहीं है, क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं, स्नेह से हाथ फेरते हैं, इसलिए वे ऐसा एक्शन कर रहा है. प्राणी बहुत प्यारे होते हैं. पशु पक्षी भी हम उनको प्यार करते हैं तो वे उनका जीवन अपने हाथ में दे देते हैं, हम पर भरोसा करते हैं, और हम उनका भरोसा तोड़ दें, उनको मारे या मार दे तो विश्वासघात होता है. ठीक है. पुराने ज़माने में पशु पक्षियों का पालना बड़ा शौक होता रहता था. आज कम लोग पशुओं को पालते हैं, फिर भी हम देखते रहते हैं कि कई लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्लियाँ पालते हैं, बड़े बड़े जानवर भी पाला करते हैं. गांव में बैल, गाय और भैंसों को भी पालते हैं. ठीक है. तो यहाँ गद्य में हमने देखा था कि महादेवी वर्मा मतलब ये छोटे छोटे बच्चे थे, तब उनके पिता के पास रोज़ी और निक्की था. रोज़ी कुतिया थी और निक्की नेवला था, नौड़ियो. तो उनके बारे में हमने थोड़ा बहुत अभ्यास किया था कि उनको घर में घोड़ी लानी है. पिता ने एक चॉकलेटी रंग की घोड़ी भी ला दी थी. यहाँ तक हम पहुँचे थे. उनके घर में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा चॉकलेटी रंग का आंगन में पश्चिम वाले बरामदे में बांधा गया था. बरामदा तो घोड़े बांधने के लिए नहीं बनाया था, अतः बाहर से टट्टू को लाने के लिए दीवार में एक नया दरवाज़ा लगाया गया और उसकी मालिश, खाने पीने, घूमने के लिए मतलब उसकी देख रेख के लिए एक आदमी रखा जिसका नाम था छुट्टन. अब तो हम उस छोटे टट्टू से बहुत प्रभावित और आतंकित हुए. बच्चे आतंकित होते हैं
आतंकित मतलब कभी कभी उनको चिढ़ाने में भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, तो पशु चिढ़ जाते हैं। उनकी हरकतें तो आपने देखी ही होगी, बच्चों की हरकतें कैसी होती है जानवरों से। हम जानते हैं उन पर हम अच्छी तरह से हाथ फेरा करते हैं, हम जानते हैं कि हम उनको कानों को सहलाएंगे, उनके शरीर को सहलाएंगे तो उससे अच्छा लगेगा, पर बच्चे नहीं जानते हैं। तो बच्चे उनके साथ खेलते खेलते उसे चिढ़ाते रहते हैं। कभी पूंछ को मरोड़ देते हैं, कभी ऐसी जगह पर क्या बोलते हैं सलाई घुसा देते हैं, पैरों को बांधा करते हैं, ऐसे। तो आतंकित होना यानी 2-3 बच्चे हैं तो घर में क्या होता है, टट्टों पर बैठने के लिए झगड़ा झगड़ी भी हो जाती है। एक बैठने के लिए जाता है, दूसरा उन पर चढ़ भी जाता है, ऐसे एक आतंक हो जाता है उनके लिए, बूढ़ी के लिए। तो ऐसे वे लोग उनसे प्रभावित तो थे ही, आतंकित भी थे। हमारे तथा हमारे अन्य साथी जीवों के लिए न मकान में कोई परिवर्तन हुआ, न कोई विशेष नौकर रखा गया। रामा को तो नौकर कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वह तो डांटने फटकारने के अतिरिक्त हमारे कान भी खींचता था और हमारी खिड़की तक दरवाजे में परिवर्तित नहीं हो सकी, जिससे हम रोज़ी और निकी के साथ कूदने कष्ट से मुक्त हो सके। बाबूजी से यह सुनकर भी कि वह टट्टू हमारी सवारी के लिए लाया गया है, हम सब 4-5 दिन उससे रुष्ट और अप्रसन्न ही घूमते रहे। कोई नया जानवर घर में लाया जाता है या पाला जाता है तो ये जानवर भी हमारे लिए अनजान है और हम भी उनके लिए अपरिचित होते हैं, इसीलिए दोनों अप्रसन्नता व्यक्त करते हैं। 2-4 दिन तो ऐसे ही घूमते रहे, परंतु अंत में उसने हमारी मित्रता प्राप्त कर ली। रामा से उनका नाम पूछने पर ज्ञात हुआ कि उसे ताज रानी कहकर पुकारा जाता था। क्या नाम था घोड़ी का? ताज रानी। ताजमहल का वह चित्र हमने देखा था और रामा और कल्लू को माँ की सभी कहानियों में रानी के सुख दुखी गाथा सुनते सुनते हम उनके प्रति बड़े सहृदय हो गए। ताजमहल की बात है, वहाँ पर ये घोड़ी रहा करती थी और कैसे काम करती थी ये घोड़ी, कैसे रखा जाता था उनको, और फिर आज उनकी क्या दशा है यह सुनकर, माँ के मुख से उनकी यह कहानी सुनकर ये बच्चे उनसे सहृदय हो गए, उनसे ज़्यादा प्यार करने लगे। ताजमहल जैसे भवन की रानी होने पर भी वह वहाँ से कहानी की रानी की तरह निकाल दी गई थी। जानवर बड़े हो जाते हैं या वे घायल हो जाते हैं तो उनको निकाला जाता है काम से, जहाँ को और जहाँ के काम के लिए वो उनको रखा गया होता है, वहाँ से उसे निकाला जाता है। वे किसी काम का नहीं रहता। फिर ऐसे सामान्य घरों में वे पालतू प्राणियों की तरह रहते हैं। यहाँ पर ये ताज रानी की यही दुर्दशा थी। ताजमहल में दरबार में रहा करती थी, मतलब राजा रजवाड़ा और सेनापतियों के काम में आया करती थी, पर आज पता चला इन बच्चों को माँ के जरिए कि उनको निकाला गया है। पहले ताजमहल में भवन की रानी की तरह रहा करती थी और आज किसी कहानी की रानी बनकर उसे निकाला गया है। कितनी दुर्दशा होती है प्राणी की। जब तक वे काम में आता है तब तक उसे बड़े प्यार से रखा जाता है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, एक घर के सदस्य की तरह रखा जाता है। फिर बाद में वे व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है, मतलब वे उनके काम का नहीं रहता, तो मालिक उसे घर से या राजमहल से या दरबार से या सेना से निकाला जाता है। वे फिर किसी काम का नहीं रहता। हर प्राणियों की यही दशा आपने भी देखी होगी, मैंने तो देखी ही है, बराबर। तो फिर यहाँ पर भी उनकी यही दशा है। यह कल्पना करते ही हमारी सारी ईर्ष्या और सारा रोष करुणा से पिघल गया। हम उसे और अधिक आराम देने के उपाय सोचने लगे। इन बच्चों को उन पर दया करुणा आने लगी और ज़्यादा उनका ख्याल रखने लगे ये बच्चे। वह इतनी सुंदर थी
कि अब तक उनकी छवि आंखों में बसी हुई है। हल्का चॉकलेटी चमकदार रंग जिस पर दृष्टि भी फिसल जाती है। मतलब रंग तो चॉकलेटी ही था, पर उन पर जो बाल थे वे इतने सुंदर थे कि हमारी दृष्टि भी फिसल जाती थी। खड़े कानों के बीच में माथे पर झूलता हुआ एक गुच्छा। जानवरों को भी सजाया जाता है ना, जैसे आप जानते हैं वैसे। काली और स्वच्छ पारदर्शी जैसी आंखें। ये ताज रानी घोड़ी का वर्णन है। आपको यह सवाल करना है कि ताज रानी का वर्णन कीजिए, तो उनके रंग, उनके सुंदर बाल, उनकी आँखें, उनकी पूँछ, उनका नाक, उनका दांत, सबका वर्णन करना होता है, जैसे यहाँ वर्णन बताया है। तो लाल नथुने નાકનો આગળનો ભાગ જ્યાં આપણે નથણી પહેરીએ ને એવી રીતે, તો नथुने जिन्हें फुलाकर नाक फुलाकर क्या करती हैं, मतलब ये सूंघती हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसी सुगंध आती है, उनको कुछ भाता है, तो उनकी वे सुगंध या गंध जो भी बोले वे लेती हैं अपने लाल नथुने से। मतलब नथुने कैसे हैं, लाल रंग के हैं। उजले दांत और लाल जीभ की झलक देखते ही गुलाबी होठों वाला लंबा मुंह, जो लोहा चबाते रहने पर भी क्षत विक्षत नहीं होता। मतलब दांत कैसे हैं, लोहा चबाने पर भी टूटता नहीं है, ऐसे मजबूत दांत है उसके। ऊंचाई के अनुपात से पीठ की चौड़ाई, ऊंचाई के अनुसार उनकी चौड़ाई यानी पहुड़ाई अधिक है। सुडौल मजबूत पैर और सघन पूंछ में घने बाल हैं। सघन यानी घने बाल हैं। ये बाल क्या करते रहते हैं, ये पूंछ उनकी क्या करती रहती है, मक्खियाँ उड़ाने के क्रम में मोर छल के समान उठती हैं और गिरती हैं। पूंछ क्या करती है, मक्खियाँ उड़ाती है, और जैसे मोर अपने पंख उड़ाते हैं वैसे। उस समय यह सब समझने की बुद्धि नहीं थी इन बच्चों में, परंतु इतने दीर्घ काल के उपरांत भी स्मृति पट पर वे रेखाएँ ऐसे ही उभर रही हैं। आज भी ये बड़े हो गए हैं, और यही बच्चे, मतलब यही महादेवी वर्मा ने अपने उस स्मरण का यहाँ वर्णन किया है कि आज याद आती हैं उनकी, तो वे रेखाएँ, वे उनका चित्र हमारे सामने ताज़ा हो जाता है। किसी अदृश्य स्याही से लिखे अक्षर अग्नि के ताप से प्रत्यक्ष होने लगते हैं। उनका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है कि ये याद उनकी अभी इतनी ताज़ा है कि जैसे अग्नि के ताप में अपने विचारों को, अपने सपनों को ढाला है, तपाया है, और ये कभी जाने वाला नहीं है, ये याद है उनकी। हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों न हुई, और छोटी होती तो इन बच्चों को और भी मज़ा आता। वो थोड़ी बड़ी थी, होती तो हम रोजी और निक्की के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते हैं। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय था। अराजकता, बच्चे अराजक होते हैं, मतलब ऐसी हरकतें किया करते हैं जो ठीक नहीं होती हैं जानवरों के लिए। उनकी हरकतें ऐसी होती हैं, इसीलिए अराजकता कहा है। तो ये उनका बरामदा ही उनका कार्यालय हो गया। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। आते ताक यानी किले मारे हुए थे, किले लगाए हुए थे, किले। उन्हीं ने हमारा स्वेच्छा या विस्थापित और शरणार्थी खिलौने का परिवार स्थापित होने लगा था। बरामदे में एक ऐसी जगह थी कोने में, जहाँ पर एक ऐसी बच्चों की चीज़ें रखा करते थे जिसे अलमारी कहते हैं। रानी की गर्दन में झूल कर
उनके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर बच्चों की अराजकता है। बच्चे आतंकित हो जाते हैं, है ना। गांव में फूल, फिर डालियाँ पौधों की, ये उनके कानों में डाला करते हैं, उनको परेशान किया करते हैं। ये उनकी अराजकता है। तो ये बच्चे क्या करते थे रानी के साथ, उनके गर्दन में जो झूला बनाया था, मतलब ये गर्दन में उनको एक रस्सा बांधा था जो गुच्छों वाला था, उनको पकड़कर लटकते, फिर कान पकड़ते और कान में क्या करते, फूल खोसते, उसको बिस्कुट और मिठाई आदि खिला खिलाकर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। पहले बच्चे अराजक थे, बाद में उन पर इतनी करुणा आई, इतना प्यार हुआ, इतना स्नेह करने लगी ये बच्चे कि बच्चे भी उनके बिना नहीं रहते और ये बूढ़ी भी बच्चों को नहीं देखती तो पैर पटकने लगती। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। वैसे बूढ़ी ऐसे तो किसी को भी अपने पर नहीं सवार होने देती है, उनसे परिचित होना पड़ता है, उनसे स्नेह करना पड़ता है, उनसे मैत्री करनी पड़ती है, उनको यह विश्वास दिलाना पड़ता है कि मैं आप पर सवार होने वाला हूँ या होने वाली हूँ, पर आपको मैं परेशान नहीं करूँगी, तब जाकर उन पर सवार होना होता है। हमने न देखा और मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी एक सुंदर जीन खरीदी गई। घोड़े पर सवार होने से आपने देखा होगा कि घोड़े पर हमारे बैठने की जगह होती है घोड़े पर, और उन पर एक बिछौना होता है, बिछौना जिसे जीन कहते हैं। भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली जीन बनवाई गई, जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं रहता। चमड़े वाली बड़ी कठिन होती है, मजबूत होती हैं और ऐसे गोलाकार में होती हैं। जैसे मुझे अगर आपको यह बताना पड़े तो मैं बताऊँगी, ये घोड़े पर भी ये घोड़े की जगह होती है। ठीक है, फिर इस पर ये अयाल होता है। अयाल कैसा होता है, ऐसा होता है, और घोड़े का जो बीच वाला भाग होता है भी वैसा ही होता है। इन पर फिट ये बैठ जाता है। फिर क्या, हम इन पर सवार होते हैं, हमारे पैर इधर होते हैं और हम इन पर सवार होते हैं। ठीक है, इसे अयाल कहते हैं। इन पर बैठा जाता है। इन पर बैठा जाता है, इसे जीन कहते हैं। ये चमड़े की होती है तो मजबूत होती है। फिर चमड़े पर भी एक और सामान्य कपड़ा रखा जाता है गद्दे जैसा, ताकि हमको चुभे नहीं। ये चमड़े वाली चीज चुभती है। तो उन पर चमड़े घेरे वाली एक जीन बनवाई, जिससे संतुलन होने का और गिरने का डर न रहे। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी रानी पर आरूढ़ होते। बाहर एक बड़ी जगह थी, ऊंची जगह थी, जहाँ पर चढ़कर इस ताज रानी पर चढ़ जाते, आरूढ़ हो जाते, और छुट्टन साथ दौड़ता हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर का संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता, यानी दोबारा ही उन पर सवार होते। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट होती। ये तो बच्चे हैं ना, 2 बार बैठना होता है वैसे, पर 3 बार भी बैठ जाते हैं लोग। तो ये उनकी विद्रोही प्रवृत्ति थी। अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर और स्टूल्स के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर हमें संतोष नहीं होता था। मतलब 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार भी उन पर सवार हो जाते थे। यहाँ पर ये दूसरा लेक्चर हम पूर्ण कर रहे हैं। अब तीसरे लेक्चर में हम ये
प्रकरण पूर्ण करेंगे। आज तक यहाँ तक चलाते हैं। नमस्कार।